नमस्कार प्यारे बच्चों। हम लोग शुरू करेंगे अपना चौथा पार्ट, है ना, वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश का चौथा पार्ट। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं साम्यावस्था, है ना। तो देखो, साम्यावस्था में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेईई में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो सिंपल सा साम्यावस्था कॉन्सेप्ट से, और दूसरा इसी में वो एसएचएम को भी इन्वॉल्व करता है और क्वेश्चन पूछता है। तो हम दोनों बातें करेंगे, है ना, इस पार्ट में। हो सकता है एसएचएम तक ना पहुंच पाए, अगले वाले पार्ट में देखेंगे। तो साम्यावस्था होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखो। साम्यावस्था आप जानते हो, साम्यावस्था वह स्थिति होती है जिसके लिए एफ नेट कितना होता है, 0, है ना। फिजिक्स की भाषा में एफ नेट कितना होगा, 0, तो उसको बोलेंगे साम्यावस्था। इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि ये एक वस्तु है, इस दिशा में बल F लग रहा है और इस वस्तु की इस दिशा में भी बल F लग रहा है। अब देखो, दोनों के परिमाण बराबर हैं और दिशाएं विपरीत हैं, तो यहाँ पे F नेट कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि अगर हम एक को प्लस मानेंगे तो दूसरा माइनस हो जाएगा। ऐसे लिख दो आप चाहे, अगर इसको हम प्लस मान रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पे साम्यावस्था तभी होगी कि उसकी यदि परस्पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल क्या हो जाएं, बराबर। परस्पर विपरीत दिशा मतलब इस वाली दिशा के लिए इस वाली दिशा, ये हो गई ना विपरीत। अगर इसको हम एक बोल दें तो ये वाली दिशा 2, तो दिशा 1 और दिशा 2 के लिए लगने वाले बल यदि बराबर हो जाएंगे तो हम बोल देंगे साम्यावस्था। इसी प्रकार इस दिशा में लगने वाला बल इस दिशा में लगने वाले बल के बराबर हो जाए, इस दिशा में लगने वाला बल इस दिशा में लगने के बराबर हो जाए, इस दिशा में लगने वाले बल इस दिशा में लगने वाले बल के बराबर हो जाए, तो हम बोल देंगे ये वस्तु जो है वो साम्यावस्था में होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे जो साम्यावस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 3 प्रकार की होती है। लिख लो इसको, जो लिखना चाहे पॉज करो, लिख लो। एक है अस्थाई साम्यावस्था, दूसरा है अस्थाई साम्यावस्था और तीसरा है उदासीन साम्यावस्था। 1 बाय 1 चलो देखते हैं। पहला है अस्थाई साम्यावस्था, दूसरा है अस्थाई साम्यावस्था और तीसरा है उदासीन साम्यावस्था। तो अस्थाई साम्यावस्था में क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को उसकी साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं तो पुनः अपनी साम्य स्थिति की ओर आने का प्रयत्न करती है, तब हम बोलते हैं उसको अस्थाई साम्यावस्था। मान लो ये कटोरा जैसा है ना, परवलय जैसा, इस पे ये कोई वस्तु रखी है यहाँ पे। अब इस पे हम थोड़ा सा बल लगा के कैसे भी इसको खिसका के यहाँ पे ले गए और फिर छोड़ दिए, तो छोड़ देंगे तो आपको डायग्राम से, चित्र से लग रहा होगा कि ये इस दिशा में वापस लौटेगी, अपनी साम्य स्थिति की ओर वापस लौटेगी। साम्य स्थिति मतलब जहाँ पर उसको साम्यावस्था मिली थी। तो अब मतलब ये है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर लौटने का प्रयत्न करेगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग अस्थाई साम्यावस्था। अस्थाई साम्यावस्था के लिए मान लो इस वस्तु को हम लोग थोड़ा सा विस्थापित करें, थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें, तो अब तो ये आगे बढ़ जाएगी ना इसी दिशा में। तो मतलब ये होगा कि जब हम वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित कर दें और वो अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर लौटने का प्रयत्न ना करे, आगे ही बढ़ जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग अस्थाई साम्यावस्था। और उदासीन साम्यावस्था के लिए किसी वस्तु पे हम बल लगा के मान लो उसकी स्थिति परिवर्तित कर रहे हैं और जो नई स्थिति मिले वो भी एक साम्यावस्था की स्थिति ही मिल जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे उदासीन साम्यावस्था। मतलब ए पर साम्यावस्था था, अब इसको हम थोड़ा खिसका के बिंदु बी पर ले गए और छोड़ दिया, तो अब वहाँ भी साम्यावस्था है, वहाँ भी रुकी हुई है, तो हम बोलेंगे कि ये कैसी साम्यावस्था है, उदासीन साम्यावस्था। तो साम्यावस्था के 3 प्रकार हम लोग पढ़ लिए, अस्थाई साम्यावस्था, अस्थाई साम्यावस्था और उदासीन साम्यावस्था। अस्थाई साम्यावस्था में क्या होता है, वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर जाने का प्रयत्न करती है। अस्थाई साम्यावस्था में वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर जाने का प्रयत्न नहीं करती, मतलब जिस दिशा में हम उसको विस्थापित करते हैं उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है। और उदासीन साम्यावस्था के लिए उसकी हर स्थिति, हर नई स्थिति एक साम्यावस्था की ही होती है। ठीक है।
ये हो गई जनरल सी बातें। अब हम लोग देखते हैं अपने सिलेबस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आवेश की बातें हो रही हैं, तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा, दो आवेश रखा जाएगा और कहा जाएगा कि इनको मिलाने वाली रेखा के, ये रेखा आपको सीधी नहीं लग रही है, सीधा बना दो, उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर साम्यावस्था मिलेगी एक दिए गए आवेश के लिए। ऐसे समझो, ये आवेश Q1 है, ये दूसरा आवेश Q2 है, अब इनको मिलाने वाली रेखा ये होगी। अब देखो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरे आवेश Q3 को रखें, तीसरे आवेश Q3 को रखें ताकि Q3 साम्यावस्था में रहे। ध्यान रखना, साम्यावस्था कौन रहे, Q3 जो जिस आवेश को रख रहे हैं वो वाला आवेश साम्यावस्था में रहे, मतलब F नेट ऑन Q3 कितना हो जाए, 0। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? तीसरे आवेश पर F नेट कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है तीसरे आवेश पे साम्यावस्था की बात की जा रही है। बात समझ में आई? अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे जो जेईई में आया है, वो पूरे निकाय के लिए साम्यावस्था में बात कर रहा था, तो उसको भी देखेंगे। अभी हम लोग जो केस लेके चल रहे हैं, वो जो आवेश रखेंगे हम उस पे साम्यावस्था की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, तो यहीं पे एक चीज़ ये भी बोला जाता है कि अगर उस पे साम्यावस्था की बात आप कर रहे हो तो इन दोनों आवेशों को फिक्स कर दो, है ना, इनको बांध के रखो। नहीं तो हो सकता है अब देखो आवेश को रख रहे हो सकता है इस पे कुछ ज़्यादा ही बल लग जाए, ये आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो, इधर उधर गति कर सकता है, तो पूरा सिस्टम जो है वो साम्यावस्था में रहेगा नहीं। इसी प्रकार ये वाला आवेश भी, तो हम क्या करें, इन दोनों को फिक्स कर दें। अगर इन दोनों को फिक्स कर दिए तो अब इस पे कैसा भी बल लगे, ये दोनों तो गति करने वाले रहे, ये दोनों तो गति करेंगे नहीं। तो अब जो तीसरा आवेश हम रखेंगे उस पे साम्यावस्था देख लेंगे। अब अगर उस पे भी साम्यावस्था होगी, उस पे भी F नेट होगा तो वो रुका रहेगा, मतलब पूरे निकाय पर ही साम्यावस्था रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कई सारी बातें पूछी जाती हैं। पहले तो दूरी पूछी जाती है कि अगर इसको हम पहला आवेश बोल दें A, अगर इसको हम दूसरा आवेश बोल दें B, तो ये पूछा जाता है कि A आवेश से कितनी दूरी रखें, कितनी दूरी बीच में रखें, कितनी दूरी बाहर रखें। पूछा जाता है B से कितनी दूरी अंदर रखें, कितनी दूरी बाहर रखें। क्लियर है? पहली बात दूरी पूछा जाता है। दूसरी बात ये भी पूछी जाती है कि जो आवेश आप रख रहे हो उसका परिमाण बताओ। अगर परिमाण देगा तो दूरी पूछेगा, दूरी देगा तो परिमाण देगा, सिंपल सी बात है, पूछेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपने को कुछ चीजें चेक करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको ये लग रहा होगा ये 3 क्षेत्र मिल गए अपने को, मतलब अगर इस Q3 को या तो यहाँ रखा जा सकता है, या तो यहाँ रखा जा सकता है, या तो यहाँ रखा जा सकता है, जिसके कारण वो साम्यावस्था में हो। तो अब हम सबसे पहले दिशा चेक करेंगे। दिशा का मतलब ये होगा वो क्षेत्र चेक करेंगे जहां पर उस आवेश को रखें, और उसके लिए अपने को F की दिशा चेक करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? कैसे, यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हम दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। अभी हम सारे केसेस से दिशा देखेंगे, फिर दूसरा टाइप लेंगे, दूरी देखेंगे। हम मान ले रहे हैं कि इस आवेश को यहाँ रख दिया हमने, Q3 को। क्लियर हो गई बात? अब अपना सवाल शुरू हो चुका है। इसको हमने ले लिया पॉजिटिव, और इसको भी ले लिया हमने पॉजिटिव, इसको भी ले लिया हमने पॉजिटिव। बात समझ में आई आपको? ये जो C आवेश जो Q3C था, इसको कह रहे हैं कहाँ रखें ताकि इस पर साम्यावस्था आ जाए। ये सवाल है आपका। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और जो आप रख रहे हो वो भी धनात्मक है। अब हम ये क्षेत्र देखेंगे कि यहाँ पर होगी साम्यावस्था 0, मतलब यहाँ पे साम्यावस्था मिलेगी, या यहाँ पर मिलेगी, या फिर यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले इस क्षेत्र पे देखो, तो अब देखो ये है प्लस, ये भी प्लस, तो ये इसको धक्का मारेगा, इधर खेदेगा,
खेदेगा मतलब समझ रहे हो, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, इधर खदेड़ेगा। तो ये बल मिलेगा अपने को FCA। अभी परिमाण की बात नहीं कर रहे हैं, पहले ही बोल दिए, हम सिर्फ दिशा देख रहे हैं। और इसी प्रकार ये भी इसको धक्का मारेगा, इधर ही खेदेगा, मतलब इस बल की दिशा भी इधर मिलेगी और ये होगा FCB। अब हमको ये बताओ आप, ये दोनों बल एक ही दिशा में हैं तो Fnet तो इस पे 0 होने से रहा, मतलब Fnet तो 0 होगा नहीं, Fnet नॉन जीरो, 0 नहीं होगा तो यहाँ पे साम्य अवस्था नहीं मिलेगी। ये क्रॉस का मतलब ये गलत का चिन्ह, मतलब समझ गए ना, मतलब इस वाले क्षेत्र में साम्य अवस्था नहीं मिलेगी। क्लियर है? इस वाले क्षेत्र में देखो, अगर हम इस वाले क्षेत्र में C को रख दें, ये आपको दिख रहा है कि नहीं पूरा, पहले मैं ये देख लूँ, है ना, क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता है। हाँ चलो दिख रहा है। अब यहाँ पे रख दिए हम, इस वाले भाग में रख दिए C को, ठीक है। अब देखो C पे आवेश कैसा है, धनात्मक, Q3 कैसा है, धनात्मक, 0 क्यों लिख दिया। अब देखो ये इसको धक्का मार के इधर खेदेगा, इधर बल लगाएगा, ये कौन सा बल होगा, FCB, B के कारण, और ये प्लस है तो ये भी इसको इधर ही बल लगाएगा, इसी दिशा में बल लगाएगा, और ये वाला बल क्या होगा, FCA। अब इधर भी ये एक ही दिशा में दोनों बल हैं तो ये जुड़कर कुछ ना कुछ तो आएंगे, जिसके कारण इस बिंदु पे, मतलब इस आवेश के इस वाले भाग में जो Fnet होगा C पर वो 0 नहीं होगा, जिसके कारण इस भाग में भी, इस भाग में यहाँ से यहाँ तक ये भाग जो होगा, इस भाग में भी साम्य अवस्था नहीं मिलेगी, और इधर से इस वाले भाग में भी साम्य अवस्था नहीं मिलेगी। अब एक भाग बचा है इन दोनों आवेशों के बीच में। क्लियर है? यहाँ कहीं रख दो, C को रख दिया। अब हम जानते हैं C पे धनात्मक आवेश है तो ये प्लस इसको धक्का मारेगा इधर, ये कौन सा बल होगा, FCA, और ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा, मतलब ये होगा FCB। मतलब अब देखो ये दोनों बल विपरीत दिशा में आ गए, मतलब यहाँ पर यदि ये दोनों बल परिमाण में बराबर हो जाएंगे, परिमाण में यदि दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे साम्य अवस्था आ जाएगी, क्योंकि साम्य अवस्था की कंडीशन ये होती है कि विपरीत दिशाओं के बल परिमाण में बराबर हो जाएं। ये दोनों हैं विपरीत दिशाओं के बल, अब इनका यदि परिमाण बराबर होगा तो ये साम्य अवस्था मिल जाएगी। मतलब क्या है, इन आवेशों के बीच में कहीं पे क्या मिलेगी, साम्य अवस्था। इस दी गई शर्त के लिए, ये शर्त क्या थी, दोनों आवेश धनात्मक थे और जो आवेश हम ले रहे थे वो भी धनात्मक था। इतना समझ में आया? अभी हम दूरी नहीं देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर मिलेगा, अभी सिर्फ हम जगह चेक कर रहे हैं किस क्षेत्र में। क्लियर हुआ? ये डायग्राम बनाओ, पॉज करके बनाओ। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, वह क्षेत्र जहां पे मिलेगा साम्य अवस्था। तो पहले इतना पॉज करके जल्दी से बना लो, फिर हम इसी में थोड़ा चेंज करते हैं। चलो बना लिए आप। अब क्या किए हम, ये प्लस प्लस तो था, इस Q3 को, अब ये दूसरा उदाहरण डालना आप, इस Q3 को हमने ले लिया नेगेटिव। भाई ले सकते हैं, हो सकता है नेगेटिव दे आपको, हो सकता है पॉजिटिव दे। अभी पॉजिटिव दे रहा था, इस बार क्या दे रहा है, नेगेटिव। तब हम देखेंगे इन बलों की दिशा, ये कैसा हो गया, नेगेटिव। इतना समझ में आया होगा आपको? बोलो। अभी Fnet देखते हैं कितना मिलता है। अब देखो ये है प्लस, ये है माइनस, इसको अपनी ओर खींचेगा, ये आकर्षण का बल लगाएगा। ये कौन सा बल है, Ca। और ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये भी अपनी ओर खींचेगा। ये वाला कौन सा बल है, Fcb। अब देखो यहाँ पर दोनों बल एक ही दिशा में आ गए तो यहाँ भी Fnet 0 नहीं होगा। भाई एक ही दिशा में है, कुछ ना कुछ जुड़ेगा तो 0 तो आएगा नहीं, मतलब इस वाले भाग में भी साम्य अवस्था नहीं मिलेगी। अब ये नया उदाहरण है, हमने C की प्रकृति नेगेटिव ले ली है। क्लियर है? इसी में हम बारी बारी से सारी स्थितियां ले लेंगे। अभी हम ये दूरी नहीं कैलकुलेट करेंगे, दूरी कैलकुलेट करेंगे तब जब ये क्षेत्र निकालना सीख जाएंगे। क्लियर है? इस वाले भाग में तो इस दी गई स्थिति के लिए साम्य अवस्था नहीं मिलेगी। इस वाले भाग में चेक करो, हमने यहाँ पे रख दिया C को,
अब देखो ये प्लस ये माइनस, माइनस है ना इस बार, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इस दिशा में बल लगाएगा FCB, और ये प्लस है ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, इसी दिशा में बल लगाएगा FCA। मतलब ये एक ही दिशा में है तो यहाँ भी F नेट जो है 0 नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ भी इस भाग में साम्यावस्था नहीं मिलेगी। अब अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो देखो इस क्षेत्र के लिए ये प्लस ये माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा, ये कौन सा बल है FCA, और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, प्लस माइनस है ना, ये होगा FCB। अब ये दोनों बल विपरीत दिशा में हैं, अगर इनके परिमाण बराबर होंगे तो यहाँ पे साम्यावस्था मिलेगी। मतलब कि यहाँ भी इन दोनों के बीच में ही साम्यावस्था मिल सकती है। कितनी दूरी पर मिलेगी वो भी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई? मतलब ये है, अब देखो यहाँ से एक निष्कर्ष हम क्या निकालेंगे कि दोनों समान प्रकृति के आवेश थे तो उनके बीच में आप कैसा भी रखो, अभी प्लस प्लस था तो प्लस रखा था, प्लस प्लस माइनस भी रखा, तब भी स्थिति बीच में ही मिली साम्यावस्था की। बात समझ में आ गई? मतलब यदि समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच आप समान प्रकृति का आवेश रखो या असमान प्रकृति का आवेश रखो, साम्यावस्था बीच में ही मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। इतना क्लियर हुआ? ये बना लो, पॉज करके बनाओ, जल्दी से बना लो, पॉज करके बना लो। चलो अभी यहीं पे हम थोड़ा सा काम और करते हैं। इस बार क्या करते हैं, A और B की प्रकृति बदल देते हैं। ये बार बार क्यों कर रहे हैं? ताकि ये आपको दिशा देखना भी अच्छे से बन जाए, है ना। चलो Q2 को हमने ले लिया नेगेटिव और इसको भी ले लिया हमने नेगेटिव, और Q3 को अभी लिया है नेगेटिव। बात समझ में आ गई? अब हमको सभी बल की दिशाएं चेक करनी है। सवाल समझ में आ गया? मतलब कॉन्सेप्ट क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। ये देखो ये दोनों समान प्रकृति के ही हैं ना, तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट तो हम ये बोल सकते हैं जो हमने बोला आपको कि इनके बीच में ही होगा कहीं F नेट 0। अब हम ये चेक भी करना चाह रहे हैं, अभी ये पुराना केस ही तो है, दोनों समान प्रकृति के आवेश ही तो ले रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि जो अभी हमने बोला है वो क्या सही है। मतलब अब दो समान प्रकृति के आवेश के बीच में आप समान प्रकृति या असमान प्रकृति का आवेश रखो तो साम्यावस्था बीच में ही मिलेगी, अगल बगल मतलब दाएं बाएं नहीं मिलेगी। ये हम चेक करना चाह रहे हैं। तो चलो यहाँ पर रखो, ये माइनस इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, तो इस दिशा में बल लगेगा FCA, और ये भी माइनस इसी दिशा में बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा FCB। अब ये दोनों बल एक ही दिशा में है तो F नेट जो है 0 नहीं होगा, मतलब इस वाले भाग में साम्यावस्था नहीं मिलेगी। यहाँ चेक करो, ये माइनस इसको प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करने का मतलब ये दूर भगाएगा इसको, इस दिशा में बल लगाएगा FCB, और ये भी माइनस है और ये माइनस इसी दिशा में बल लगाएगा, ये होगा FCA। दोनों बल एक ही दिशा में हैं तो F नेट 0 नहीं होगा, मतलब इस वाले भाग में भी साम्यावस्था नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर बात करें हम, ये है माइनस इसको इधर भगाएगा और ये होगा FCA, और ये प्लस ये माइनस ये इसको इधर भगाएगा, ये होगा FCB। अब देखो यहाँ पर साम्यावस्था हो सकती है, अगर इन दोनों के परिमाण बराबर हो जाएंगे तो साम्यावस्था हो जाएगी। मतलब ये दोनों भी देख लो समान प्रकृति के हैं, अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच में ही साम्यावस्था मिलेगी। वो जो आवेश रख रहे हो चाहे समान प्रकृति का हो इनके, चाहे इनसे असमान प्रकृति का हो। हमने माइनस के लिए चेक किया, अभी प्लस के लिए भी कर देंगे, 1 मिनट लगेगा, इसको कॉपी कर लो। कर लिया? चलो अब हमने ले लिया Q3 को प्लस का, यहाँ पे रखो, प्लस रख दिया। अब ये माइनस ये प्लस इसको इधर खींचेगा, बोलो इस दिशा में बल लगाएगा, ये कौन सा बल होगा FCA, और ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, चूंकि ये प्लस है ये माइनस है तो इसी दिशा में बल होगा FCB। दोनों एक ही दिशा में, F नेट नॉन जीरो होगा, 0 नहीं होगा, साम्यावस्था नहीं मिलेगी।
जिसको समझ में आ गया वो आगे जा सकता है बढ़ा के वीडियो को। अब यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहें फिर से तो ये हो गया माइनस। अब देखो ये प्लस ये माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा, इस दिशा में बल लगाएगा। ये बल कौन सा होगा? FCB, बी के कारण। और ये है माइनस, ये है प्लस, ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, इसी दिशा में बल लगाएगा। ये कौन सा बल होगा? FCA। दोनों बल एक ही दिशा में है तो F नेट 0 नहीं होगा, मतलब ये वाला भाग भी साम्य अवस्था में नहीं मिलेगा, इस वाले भाग में भी साम्य अवस्था नहीं मिलेगी। यहाँ पर आ जाओ। अब देखो ये है प्लस, ये है माइनस, इसको अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर बल लगाएगा, ये होगा FCA। और ये वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, चूंकि ये माइनस ये प्लस तो ये बल लगाएगा FCB। यहाँ पर साम्य अवस्था मिल सकती है यदि इनके परिमाण बराबर होंगे। तो इस बात की हमने आपको पुष्टि कर दी कि अगर दो आवेश जो लिए गए हैं वो समान प्रकृति के हैं तो साम्य अवस्था उनके बीच में ही मिलेगी। अब वो तीसरा आवेश चाहे इनकी समान प्रकृति का हो या असमान प्रकृति का हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या कथन कारण में पूछे जा सकते हैं, सत्य असत्य बहुविकल्पी, है ना, समझ रहे हो ना। पूछ लेगा, कहेगा दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके बीच अब किसी भी प्रकृति का आवेश रखो तो साम्य अवस्था मिलेगी। एक में कहेगा नहीं मिलेगी, एक में कहेगा एक आवेश के बाएं मिलेगी, कहेगा दूसरे आवेश के दाएं मिलेगी, उसी में आपको चेक करना होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पॉज कर लो, इसको कॉपी कर लो, कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी ये काम आपको छोटा छोटा लग रहा होगा, छोटा छोटा ऑफ कोर्स कर ही रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम सिर्फ दिशा देख रहे हैं, है ना, अभी कैलकुलेशन तो कर लेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, अगला केस ले रहे हैं, इनकी प्रकृति बदल रहे हैं, मतलब एक प्लस ले लिए तो एक माइनस, अगर Q1 को प्लस ले लिए तो Q2 को माइनस ले लिया। अब हम C की अलग अलग प्रकृति के लिए एक बार C को प्लस लेंगे, एक बार C को माइनस लेंगे और देखेंगे कि बल किस दिशा में लग रहा है, मतलब कहाँ पे F नेट 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई आपको? आ गई समझ में? तो यहाँ पे हम लोग इस स्थिति के लिए देख रहे हैं और C को कैसा ले लिए? पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में बल लगाएगा। ये कौन सा बल होगा? C पर A के कारण। और ये माइनस ये प्लस है ना, ये तो ये माइनस ये प्लस इसको अपनी ओर खींचेगा। ये कौन सा बल है? FCB, B के कारण C पर लगने वाला बल। यहां पर दोनों बल विपरीत दिशा में हैं तो यहां पर F नेट जो है वो 0 हो सकता है, ये इसका मतलब F नेट 0 हो सकता है ना। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये वाला क्षेत्र यहां पर साम्य अवस्था मिल सकती है। यहां पर देखो बीच में रख दिए तो ये कैसा ले हैं? प्लस ये प्लस इस रिपेल करेगा ना, प्रतिकर्षित करेगा तो इस दिशा में बल लगाएगा। और ये माइनस है ये प्लस है, इसी दिशा में बल लगाएगा तो ये होगा FCB। अब देखो यहाँ पर साम्य अवस्था नहीं मिलेगी क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में है, F नेट 0 नहीं होगा। यहाँ की यदि हम बात करें इस वाले क्षेत्र की, यहाँ पर C रख दिया। अब देखो C कैसा है अपना C है धनात्मक। अब ये माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा, इस दिशा में बल लगाएगा FCB। और ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में बल लगाएगा, मतलब FCA। तो इस वाले भाग में भी साम्य अवस्था मिल सकती है क्योंकि यहाँ भी F नेट कितना हो गया? 0। अगर इन दोनों बलों के परिमाण बराबर हो गए तो F नेट 0 हो जाएगा, मतलब ये भाग भी आपको मिल सकता है साम्य अवस्था वाला। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, मिल सकता है, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। अभी कैसे आएगा, कौन आएगा वो हम देखेंगे। अगर आप लिखना चाहो तो यहीं पर नोट करके एक बात ये लिख लो कि जब असमान प्रकृति के आवेश दिए गए हों और उनके लिए उनको मिलाने वाली रेखा पर साम्य अवस्था चेक करना हो तो परिमाण में छोटे वाले आवेश की ओर परिमाण
में छोटे वाले आवेश के पास साम्यावस्था मिलेगी। बात समझ में आई आपको? मतलब ये है, देखो हमने यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि या तो यहाँ मिलेगी या तो यहाँ मिलेगी, ये दो में से किसी एक जगह पर मिलेगी। तो वास्तव में मिलेगी कहाँ पे? जिसका परिमाण छोटा होगा उसके पास। ये Q1 Q2 में जिसका परिमाण छोटा होगा, परिमाण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी प्रकृति तो अलग अलग हो गई। तो इनके पास में अब देखो मिलेगा तो बाहर ही, और परिमाण में छोटे वाले के पास। अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी इस बात को लिख लो, आप समझ गए। अब आप अगले वाले पार्ट में अपने स्वयं करना, ये प्लस प्लस लेना और ये माइनस रखना। अब सी की जगह माइनस रखना और चेक करना कि कहाँ मिलेगा, है ना। तो अगर माइनस करोगे तो ये आकर्षित करेगा और ये प्रतिकर्षित करेगा, माइनस है तो आप चेक करना मिलेगा यही दोनों क्षेत्र, यही दोनों क्षेत्र, यहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना। मतलब ये है कि यदि ये आवेश असमान प्रकृति के हो जाएंगे तो बीच में तो साम्यावस्था नहीं मिलेगी। आप प्लस रखो या माइनस रखो, ठीक है। एक आवेश के बाएं और दूसरे आवेश के दाएं, ठीक है। अभी किसके पास में मिलेगी, इसके लिए ये लाइन आपको याद रखना है, परिमाण में छोटे वाले आवेश की ओर। बात समझ में आ गई? तो अब हमने दिशाएं देख ली, जितने भी केस बन सकते थे सभी की दिशा देख ली, ये क्षेत्र देख लिए। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कि कितनी दूरी पर, क्योंकि देखो भाग तो हमने बता दिया, इस भाग में या इस भाग में। अगर इस भाग में तो इससे कितनी दूरी पर, अगर इस भाग में तो इससे कितनी दूरी पर। बात समझ में आई? और पहले वाली स्थिति में बीच में जब मिल रही थी तो इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर। अब हम लोगों को दूरी निकालना है। बात समझ में आ गई? इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पॉज करके जल्दी से लिख लो। बात समझ में आ गई? अभी हमने सिर्फ दिशा देखी है, वो क्षेत्र देखा है जहां पर साम्यावस्था मिल सकती है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग उस क्षेत्र के साथ साथ दूरी भी निकालेंगे, है ना। देखो यहाँ से एक चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बल की दिशा देखना कितना इम्पोर्टेंट है। पिछले वाले पार्ट में भी आपको याद हो जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, या आगे वाले पार्ट में भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पर दिशा देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी बल के लिए, फिर जब हम तीव्रता पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ के लिए भी। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू कर चुके हैं दूरी निकालने का, ठीक है। अब हम ये जान चुके हैं भली भांति से कि अगर ये समान प्रकृति के होंगे तो आप प्लस रखो या माइनस रखो, बीच में मिलेगा। अगर ये विपरीत प्रकृति के होंगे तो प्लस रखो या माइनस रखो, बीच में नहीं मिलेगी, इधर मिलेगी या इधर मिलेगी। और वास्तव में किधर मिलेगी? परिमाण में छोटे वाले आवेश की ओर। ये तो पता चल गया आपको। चलो क्वेश्चन लिया हमने, एक क्वेश्चन लिया कि इसका परिमाण जो है, अब देखो बारी बारी से वहीं पे आते हैं। प्लस का 5 कूलाम, प्लस का 5 कूलाम, प्लस ही लिया है, और बीच में रख दिया माइनस का 2 कूलाम। हमने रखा नहीं, हमने पूछा आपसे। इनके बीच की दूरी मान लो r दिया है। चलो अननोन के रूप में भी हम सॉल्व करेंगे, नोन के रूप में भी सॉल्व करेंगे। चलो अभी इतना ले रहे हैं। कुछ चीज़ें अननोन है, कुछ नोन है, कुछ दी गई हैं, कुछ मतलब दी तो सारी जाएंगी, कुछ अचर के रूप में, कुछ चर के रूप में। तो हमने सवाल क्या दिया आपको? 2 आवेश r दूरी पर रखे हैं, तीसरे आवेश Q3 -2 कूलाम को इनके मिलाने वाली रेखा पर कहाँ पर रखें ताकि साम्यावस्था मिले। ये है सवाल। पॉज करो, ट्राई करो, आंसर निकालो। चलो कर लिया। आओ, अब आप ये तो जानते हो भैया ये प्लस प्लस है, माइनस रखो प्लस रखो, मिलेगा बीच में ही। चलो बीच में रख के चेक कर लेते हैं। Q3 को यहाँ पे रखा, ये जो Q3 है ये माइनस का 2 कूलाम है। अब ये प्लस है तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, और ये प्लस है तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, है ना। ये प्लस का है 5 कूलाम और ये भी है प्लस का 5 कूलाम। इसको आप A बोल दो, इसको आप B बोल दो। चलो उसको A बोल दिया, कोई बात नहीं। इसको आप C बोल दो,
इतना क्लियर हुआ। अब सवाल कह रहा था कितनी दूरी पर रखें, हम मान लेते हैं इस B से x दूरी पर रखें, यही दूरी निकालनी है आपको। तो अब देखो इस x दूरी पर जो हम आवेश को रखे हैं, अब ये साम्यावस्था में चूंकि दूरी हम निकाल रहे हैं, x पर साम्यावस्था मिल गई, हमने मान लिया f पर साम्यावस्था मिली x दूरी पर, मतलब इसके कारण लगने वाला जो बल है ये इसको अपनी ओर खींचेगा ना, और ये भी अपनी ओर खींचेगा, तो ये दोनों बल परिमाण में क्या होंगे, बराबर। बात समझ में आ गई? वैल्यू रखो, सॉल्व करो, कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए Q1 Q2, एक का Q है 5 और दूसरे का है 2। ध्यान रखना इस फार्मूले में हम लोग परिमाण रखते हैं, चिन्ह सहित नहीं रखते हैं ना, चूंकि दिशा हम लोग यहाँ देखते हैं। हमने पहले भी बात ये बोली है B और C। अच्छा ये A के लिए लिख रहे हैं, A की दूरी कितनी बची, ये r-x हो गई ना, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग r-x का होल स्क्वायर, ये रखेंगे k, वो भी 5 दिया है और ये दिया है 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब देखो ये k 5 कट जाएगा, अच्छा 2 भी कट गया, बात समझ में आई? दोनों परिमाण बराबर लिए हैं ना Q1 और Q2 के। तो अब यहाँ से ये x स्क्वायर ऊपर गया, डिवाइडेड बाई r-x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉरी, अब ये कैलकुलेशन भी आपको याद रखना है। ये कैलकुलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट, ये कई बार मिलती है, ये गुरुत्वाकर्षण में भी मिलती है। हमने ये कहा कि यहाँ पे आप हो सकता है किसी के दिमाग में आए a-b का होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व करने जाए, वहाँ से श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाए, आएगा उससे भी, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगी, लेंदी होगी, समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए इस लाइन को आपको याद रखना है, जब कभी ऐसी लाइन दिख जाए तो सीधा सीधा दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। आप क्या करो, वर्गमूल लो, तो मिलेगा ये x अपॉन r-x इज इक्वल टू +-1, 1 का वर्गमूल +-1। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, यहाँ से तिर्यक गुणा करो तो x बराबर r-x, ये x उधर गया जुड़ गया, तो और फिर r भाग हो गया 2 से, तो x बराबर r/2 मिला। अब यहाँ पर हम सॉल्व करें यदि, तो x बराबर ये मिला r-x, अच्छा माइनस था ये, -r+x, ये x उधर गया 2x हो गया, 2x बराबर -r, तो x बराबर -r/2। अब डायग्राम फिर से बनाते हैं। इसको हमने B माना था, इसको C माना था A, यहां पर C रखा था, याद आया आपको? अब ध्यान रखना इस B से दूरी हमने मानी थी x, इस B से कितनी दूरी मानी थी हमने, x। अब x का मान आपके पास r/2 है और माइनस, यहाँ माइनस ही आएगा, माइनस प्लस, ये अच्छा इधर से ये प्लस है ना, इधर जाके घट जाएगा, x - x 0 हो जाएगा। देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ यार अक्सर। तो ये -r+x, ये x कट जाएगा, r का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। r तो 0, ये तो हो नहीं सकता, x कितना है, r/2, मतलब अगर पूरा दूरी r था तो ये r/2 और ये भी r/2, मतलब ये दूरी क्या हो गई, बराबर। तो यहाँ से एक नोट हम ये भी लिख सकते हैं, आपको याद हो तो इसको हमने 5 कूलाम लिया था, इसको भी 5 कूलाम लिया था। तो अगर आप दोनों आवेश, ये इन दोनों आवेशों के परिमाण बराबर ले रहे हो, परिमाण बराबर, तो मध्य बिंदु पर मिलेगी साम्य अवस्था, ठीक है। अगर मैं ये भी बोल दूं, चूंकि आप पीछे ये भी देख के आए हो कि ये प्लस तो बीच में, ये माइनस तो ये बीच में, आप ये प्लस लो या माइनस लो, मतलब अगर हम ये बोले इन दोनों आवेशों की प्रकृति भी बराबर हो, परिमाण भी बराबर हो, तो साम्य अवस्था बीच में मिलेगी। इसको लिख सकते हो, याद रख सकते हो, जो मैं बोला हूँ उसको लिख सकते हो आप। इसको भी कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो। आप क्या लिख सकते हो कि जब दो आवेशों के परिमाण और प्रकृति बराबर हो तो उनके बीच में धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी आवेश रखने पर मध्य बिंदु में ही साम्यावस्था मिलती है।
लिख लिया आपने। अब अगला सवाल करते हैं। अब देखना, हम दूरी निकालने हम लोग चल पड़े हैं, है ना। दिशा हमने इसीलिए पहले अच्छे से समझा दी आपको, और फिर अब दूरी निकालना चल रहे हैं। चलो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, और इस बार करते क्या है हम लोग कि ये जो परिमाण बराबर लिए थे ना, परिमाण ले लेते हैं अलग अलग। इसको ले लिया हमने 2 कूलाम, 2 नहीं 4 ले लो। इसको ले लिया हमने 4 कूलाम, चलो माइनस ले लें, क्योंकि दोनों प्लस या दोनों माइनस, क्योंकि अभी हम साम्यावस्था बीच में लाना चाह रहे हैं। क्लियर है। इसको -4 ले लिए, और 5 × 5 = 25 होता है ना, 5 ले लें इसको, कितना 25 कूलाम। ठीक है। और इनके बीच की दूरी अभी आर ही रहने दो, दूरी भी आपको दे सकता है ना। अब तीसरे आवेश, इसको आप A मान लो, Q1 वाला आवेश, इसको B मान लो। तीसरे आवेश C जिसका मान दिया है -2 कूलाम, -2 + 2 कुछ भी हो, आप ये तो जानते हो कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो साम्यावस्था बीच में मिलेगी। चलो इतना रख दिया। पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर साम्यावस्था मिलेगी, मतलब A से पूछे या B से पूछे। आप A से निकाल लो, फिर B से वो दूरी घटा देना तो आ जाएगी। तो सॉल्व करना शुरू करें। हम मान ले रहे हैं कि A से x दूरी पर साम्यावस्था मिल रही है। इस C को हम यहाँ पर रख रहे हैं, इसका परिमाण है -2 कूलाम। बात समझ में आई। मतलब अब देखो, ये इस पे प्रतिकर्षण का बल इधर लगाएगा, और ये भी इस पे प्रतिकर्षण का बल इधर लगाएगा। ये वाला बल होगा FCA, ये वाला बल होगा FCB। अब यहाँ पर साम्यावस्था के लिए FCA बराबर FCB बराबर होना चाहिए, ये दोनों आपस में। दिशाएं यहाँ से देख लिया, परिमाण यहाँ से बराबर कर दिए, साम्यावस्था आ जाएगी। क्लियर है। चलो ये फार्मूला क्या होगा, KQ1, इसका वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ पे परिमाण लिखते हैं, चिन्ह सहित नहीं लिखते, चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे दिशा हम देख चुके हैं। इनके बीच की दूरी हमने x माना है, ये हो गया Q1। एक का वैल्यू है 25 और दूसरे का वैल्यू है 2, डिवाइडेड बाई r - x का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब सॉल्व करो, 4 नहीं कटेगा, 2 कटेगा, k कट गया, 2 कट गया, k कट गया, 2 कट गया। अब यहाँ से इसको यहाँ ले जाओ तो ये हुआ r - x का होल स्क्वायर बटा x² = ये 4 बटा में जाएगा 25/4। हमने फिर से ध्यान दो, वही कैलकुलेशन आ गई। अब इसको होल स्क्वायर से खोलोगे, धीरे फार्मूला लगाओगे, कैलकुलेशन लेंदी होगी। आप क्या करो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर दे। एक बार प्लस ले लें तो r - x बटा x = +5। तो सॉल्व करो, r - x बराबर ये गया 5x, ये 5x उधर जाएगा। अच्छा, इस x को इधर ले जाओ, 6x, तो x बराबर r/6। अब एक बार अगर हम माइनस लेंगे तो r - x बटा x बराबर -5, यहाँ से मिलेगा r - x बराबर -5, -5x। अब इस x को उधर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा और घट जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा, ये 4 आएगा ना, माइनस का r/4। अब देखो x हम इधर माने हैं ना, इस दिशा में माने हैं, तो अगर x का वैल्यू ये डालोगे आप यहाँ पे, अगर x का वैल्यू ये लिए आप, चेक कर दूं, पहले इतना कॉपी कर लो, फिर चेक कर रहा हूँ मैं कि ये वाला मान सही होगा कि ये वाला मान सही होगा। पिछले वाले सवाल में तो एक 0 आ गया था, मतलब x तो हट ही गया था, इसलिए चेक नहीं करना पड़ा। यहाँ पे दोनों मान चेक करना पड़ेगा। कुछ लोग सीधा ऐसे बोल देते हैं कि भाई ये ऋणात्मक है, हटा दो इसको, ये वाला सही है ना, सही आएगा आंसर। लेकिन हम एक तरीके से और चेक करके देख लेते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो, कर लिया है ना, ये कैलकुलेशन हटा देते हैं, कॉपी कर लिया ना। चलो अब देखो, अगर हम x को ये ले, दोनों के लिए हम चेक कर रहे हैं, जब हम x बराबर कितना ले रहे हैं, r/6, तो r - x कितना मिल रहा है, मतलब
बी से इसकी दूरी कितना मिल रही है, ये मिल रही है आर, तो आर ही है, एक्स का वैल्यू आर बटा 6 डालो, 6 कम 6 घटा दो, 5 बटा आर मिल रही है। अब देखो 5 बटा 5 आर बटा 6, ये भी एक से आर से छोटा है ना, आर से छोटा है आर बटा 6 भी, और आर से छोटा है 5 आर बटा 6, ये दोनों छोटे हैं ना। और छोटे होने का मतलब ये देखो पूरी दूरी अगर इतना है तो ये दूरी तो इस पूरी दूरी से छोटी ही आएगी, और ये वाली दूरी इससे बात करें तो ये वाली दूरी भी पूरी दूरी से छोटी आएगी, मतलब ये शर्त सही है। अरे बोलो नहीं समझ में आया भाई, आर बटा 6 और 5 आर बटा 6 ये दोनों आर से छोटा है, ये पूरा आर था, तो अगर इस दूरी की बात करेंगे ये भी आर से छोटा होगा, ये भी आर से छोटा होगा, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अच्छा पहले उसको भी ले लो, जब हम अब कितना लेना जा रहे हैं, इसको हटा देना, अब तो जान गए ना ये छोटा होता है, चलो यहाँ पे लिख दें, ये आप जान गए कि आर बड़ा होता है आर बटा 6 से, और आर बड़ा होता है, जानते हो फिर भी लिख देता हूँ। अब चेक करना चाह रहे हो किसको, x बराबर माइनस का आर बटा 4 से, अगर x आप लोगे माइनस का आर बटा 4 ही है, तो r माइनस एक्स कितना मिलेगा, r माइनस एक्स क्या है, ये वाली दूरी b से, तो ये कितना मिलेगा, r माइनस 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 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना होगा 4 1 5, 5 आर बटा 4, मतलब r माइनस एक्स, मतलब ये वाली दूरी, चलो इसी को हम d1 बोल दें जस्ट कैलकुलेशन दिखाने के लिए आपको। तो आपको ये लग रहा होगा इसके आगे अभी वेट करते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी शूट हो चुकी है, देखते हैं लाइट आती है तो कंटिन्यू करते हैं। चलो लाइट चली गई थी बीच में ना, तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो आर माइनस एक्स को हमने डी मान लिया, मतलब बी से सी के बीच की दूरी d1 मान लिया, ये कितना मिला 5 आर बटा 2। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा क्या कि जो d1 है बड़ा है आर से, ये देखो 5 आर बटा 4 आर से बड़ा है, मतलब d1 बड़ा है। अब ये आर से बड़ा होने का मतलब क्या है कि ये बाहर भाग गया ना। अब अगर हम इस दूरी यहीं से बात कर लें, r माइनस d1 d से बड़ा हो गया, मतलब ये यहाँ कहीं जा रहा है या फिर यहाँ कहीं जा रहा है, लेकिन बाहर तो साम्य अवस्था मिलेगी नहीं, हम डायग्राम से देख चुके हैं, है ना, क्योंकि जो परिणामी बली होगा यहीं पर शून्य होगा, तो इस कारण ये वाली दूरी संभव नहीं है। आप सीधा सीधा अगर ये बातें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, पहली बात तो हमने पर्याप्त कोशिश की है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप ये ध्यान करो सीधा सीधा कि ये जो माइनस वाला होता है उसको छोड़ देते हैं, प्लस वाला ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब जो यहाँ से अपना आंसर आया था, आंसर तो ये है ना, क्योंकि ये केस तो संभव ही नहीं है। तो अच्छा, इसके लिए हमने अपने को r मिला r बटा 6 और ये वाली दूरी कितना मिला 5 r बटा 6। अब देखो यहाँ पर अभी हम जब दोनों के परिमाण बराबर लिए थे तब एकदम बीच में मिली थी साम्य अवस्था। देखो मिटाते हैं, ये कॉपी कर लो आप पहले, है ना, एक बार पॉज करके कॉपी कर लो, कर लिए। चलो देखो यहाँ पे जब हम एकदम आवेशों के परिमाण बराबर लिए थे तो मध्य बिंदु पे मिली थी। अब देखो हुआ क्या, यदि हम डायग्राम से समझें, फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, ये ए था अपना, ये बी था। अब देखो ये तो है मध्य बिंदु r बटा 2। अब ये जो r बटा 6 है, अगर आप ध्यान दो तो r बटा 6 जो है वो छोटा है r बटा 2 से, r बटा 2 बड़ा है ना, मतलब ये मध्य बिंदु से पहले इधर बन रहा है, यहाँ कहीं मिलेगा अपने को r बटा 6। बात समझ में आई। और ये था अपना क्या, मध्य बिंदु।
मतलब ये है कि जो आपने एक लाइन लिखी थी कि परिमाण में छोटे वाले आवेश की ओर मिलेगा, तो वो लाइन यहाँ भी वैलिड है। प्रकृति इन दोनों की बराबर हो या असमान हो, अगर बराबर होगी प्रकृति माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो जो साम्यावस्था बिंदु मिलेगा वो इनके बीच में मिलेगा और परिमाण के छोटे वाले आवेश, जो छोटा वाला परिमाण आवेश होगा उसके पास में। परिमाण की बात कर रहे हैं, मतलब 4 और 25, चिन्ह नहीं देख रहे हैं, ठीक है, मतलब छोटे वाले परिमाण के पास में। क्लियर है? तो ये लाइन यहाँ भी लिख लो। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कर लो कॉपी। अब हम लोग चलेंगे बाहर वाली स्थिति के लिए कि जब बाहर मिलती है साम्य अवस्था तो कैसे दूरी मानते हैं, कैसे निकालते हैं, है ना। चिन्ह हमने आपको बता दिया है, चिन्ह से पहचानना कि वह क्षेत्र जहाँ मिलेगी साम्य अवस्था। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके लिए आपको याद हो तो इनकी प्रकृति हमने अलग अलग ली थी, तभी बाहर मिली थी साम्य अवस्था। एक को माइनस ले लिया, एक को प्लस ले लिया। एक का चलो -4 कूलाम ले लिया और दूसरे को प्लस का 9 कूलाम ले लिया। इनके बीच की दूरी r ले ली। अब कह रहा है एक तीसरे आवेश C को, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। एक तीसरे आवेश C जिसका परिमाण -2 कूलाम है, कहाँ रखें? A से कितनी दूरी पर रखें ताकि साम्यावस्था मिले, C के लिए साम्यावस्था मिले। पॉज करो, अपने से ट्राई करो, आंसर निकालो। यहाँ पर अब आपको याद आ रहा होगा कि अगर दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो साम्यावस्था बाहर मिलेगी, है ना। दोनों आवेश के बाईं तरफ मिलेगा या दाईं तरफ मिलेगा, इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। और एक नोट हमने आपको ये भी लिखाया था कि परिमाण में छोटे वाले आवेश के पास मिलेगा। अब वो आप तो याद तो कर लिए थे। अब यहाँ पर अगर एक लाइन में हम जल्दी से बोल दें कि क्यों, सबसे पहले पता करो परिमाण में छोटा आवेश कौन है, ये वाला। इसको यदि हम Q1 बोल दें, इसको Q2 बोल दें, इसको Q3 बोल दें, तो छोटा वाला आवेश ये है इन दोनों में। मतलब ये है कि जो साम्य अवस्था मिलेगी इस तरफ मिलेगी। यहाँ पे C को रख दिया हमने, ये है माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्रतिकर्षण का बल इधर लगाएगा, ये होगा FCA। ये वाला प्लस ये वाला माइनस अपनी ओर इसको खींचेगा, आकर्षण का बल लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा, ये बल होगा FCP, B के कारण, है ना। ये -4 माइक्रोकूलाम था। अब देखो ये दोनों बल आपस में अगर परिमाण बराबर हो जाएंगे तो साम्य अवस्था आ जाएगी। हम मान ले रहे हैं ये पूरी दूरी तो r थी, यहाँ से x दूरी पर साम्य अवस्था मिल रही है, ठीक है। अभी हम आपको ये बताएंगे कि ये इधर ही क्यों आएगी, उधर क्यों नहीं आएगी। पहले ये x का वैल्यू सॉल्व कर लो आप, तो वही काम करेंगे। अब कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप, FCA बराबर FCB कर दो, वहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। 2 वैल्यू आएगी, एक को छोड़ना है, एक को लेना है। चलो सॉल्व कर लो जल्दी से। K Q1 Q2 बटा r², याद है इसमें हम चिन्ह सहित नहीं रखते। Q1 Q2 बटा, अब ये वाली इससे दूरी कितनी हो गई, r + x। K कट गया, 2 कट गया, K कट गया, 2 कट गया, ये यहाँ जाएगा तो ये होगा r + x का होल स्क्वायर बटा x² बराबर, इधर 9 है, ये बटा में जाएगा 4, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। कैलकुलेशन अब कर सकते हो आप, थोड़ा फास्ट अपने से कर लो, है ना। ये +-9/4 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, यहाँ पे करते हैं। एक बार प्लस ले लो तो r + x बटा x बराबर, वर्गमूल ले चुके हो ना, तो 3/2 आ जाएगा। तो एक बार आएगा प्लस का 3/2, एक बार क्या करो आप r + x बटा x कितना ले लो, -का 3/2।
अब यहाँ से जो x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही आंसर होगी, है ना। ये मत ध्यान रखना कि माइनस से लेंगे कि प्लस से लेंगे, आप पॉजिटिव वैल्यू जो x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आंसर होगी, है ना। तो यहाँ से तिर्यक गुणा करो, ये 2r प्लस 2x बराबर 3x, ये इधर गया घट गया तो x बचा, x बराबर 2r। यहाँ से सॉल्व करो, ये माइनस है, ये 2, ये इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, तो ये मिला 2r प्लस 2x बराबर माइनस का 3x। अब ये माइनस जाएगा इधर और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो x का वैल्यू मिलेगा माइनस का 2/5, है ना। ये वाला वैल्यू मान्य नहीं होगा, अभी हमने आपको दिखाया था पीछे कैसे, है ना। ये वाला वैल्यू मान्य होगा, मतलब इस वाले आवेश से 2r दूरी पर, मतलब अगर ये 1 मीटर है तो आगे 2 मीटर पर क्या मिलेगी अपने को, साम्यावस्था। बात समझ में आ गई। तो अब आंसर तो आ गया आपका, कितनी दूरी पर मिलेगा, ठीक है। चेक करना चाहो ये r का वैल्यू चेक करो यहाँ पे, पहले पॉज करके कॉपी कर लो, कर लिए। चलो r प्लस एक्स से चेक करने जाओ, यदि हम x को कितना ले लें 2r, 1 मिनट में चेक कर लो, तो i माइनस एक्स नहीं, इस बार r प्लस एक्स, क्योंकि इससे दूरी अगर हम x माने हैं तो उससे दूरी x प्लस r हो गया, ये कितना हो जाएगा 2r प्लस r, कितना 3r है संभव, 3r इधर ही पड़ेगा ना, अगर ये r है तो इधर ही पड़ेगा 3r, ठीक है। ये तो पहला केस था। दूसरा केस, अगर हम x का वैल्यू कितना लें माइनस का 2/5, तो r प्लस एक्स कितना मिलेगा, ये r था, ये हो जाएगा r प्लस एक्स का वैल्यू डालो ये माइनस में, तो ये 5 कितना मिला 5 में से 2 गया 3। आप जानते हो ये r से छोटा है, r से छोटा है, इससे दूरी ले रहे हैं ना, ये पूरी दूरी r यहाँ तक, और r से छोटे का मतलब यहाँ कहीं बीच में, तो बीच में तो बनेगा नहीं, यहाँ बनेगा। तो ऐसे चेक कर लो, चाहे आप, मैंने डायरेक्ट भी बता दिया कि जो नेगेटिव है उसको छोड़ दो। बात समझ में आ गई। तो अब दूरी निकालना आपने सीख लिया, और आपको ये भी याद हो गया कि परिमाण में छोटे वाले आवेश की ओर रखेंगे, है ना। कॉपी कर लो। और हम जल्दी से एक बात ये लास्ट बोल दे रहे हैं कि आखिर परिमाण में छोटे वाले आवेश की ओर ही क्यों रखते हैं, है ना। फिर हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं, जो जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये साम्यावस्था के देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अब इसके बारी बारी से परिमाण बदलते जाओ, दूरी लेते जाओ, बस। तो देखो कॉपी कर लिए इसको। अब ये मान लो एक Q1 आवेश था, ये Q2 आवेश था, हम लोग Q3 आवेश मतलब C पे रख रहे हैं इसको, है ना। अब ये अगर प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा या प्लस होगा, मतलब बाहर वाली स्थिति के लिए चेक कर रहे हैं, आप चिन्ह जानते हो। तो एक के कारण बल इधर लगेगा, एक के कारण बल इधर लगेगा। अब थोड़ा सोचो आप, इसका परिमाण हमने मान लिया कम है, इसका परिमाण मतलब हमने ये मान लिया कि Q1 का जो परिमाण है Q2 से कम है, तभी तो हम बताएंगे कि भैया Q1 छोटे वाले परिमाण की पास में रखोगे आप। तो अब देखो यहाँ पे हम F का फार्मूला जानते हैं कि Q1 Q2/r²। अगर हम इस बिंदु की बात करें तो, और B के द्वारा बल की बात करें तो इसके द्वारा ये देखो दूरी तो बढ़ी है, r प्लस एक्स दूरी बढ़ी है, लेकिन इसका परिमाण भी ज़्यादा है, ये परिमाण ज़्यादा है और दूरी बढ़ी है। लेकिन अगर हम A1 की बात करें, अगर हम A की बात करें तो A का आवेश कम है, आवेश क्या है, और हम ये जानते हैं कि आवेश के ये बल समानुपाती होता है। तो इसका आवेश है कम, इसका आवेश है ज़्यादा,
तो जिसका आवेश ज़्यादा है उसके कारण लगने वाला बल ज़्यादा होगा। अभी अगर दूरी को थोड़ा छोड़ दो, अभी सिर्फ आवेश की बात करें तो हम ये जानते हैं कि Q1 का आवेश कम है, इसके कारण Q1 के कारण लगने वाला बल भी कम होगा, मतलब FA कम होगा FB से। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। क्यों? क्योंकि ये Q1 कम दिया है और बल समानुपाती होता है। तो अब अगर हम ये दूरी कम नहीं लेंगे तो बल जीरो कैसे होगा? क्योंकि ये वाला बल तो पहले से ही कम हो गया इससे, और इस वाले बल को हमको इसके बराबर करना है। बोलो, इस वाले बल को हमको इसके बराबर करना है। साम्यावस्था के लिए यही तो होता है, FA को FE के बराबर करना है, और ये बल पहले से ही कम हो गया क्योंकि इसका आवेश छोटा हो गया। तो अब अगर इसके पास में रखेंगे तो ये दूरी कम होगी, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर ये दूरी कम होगी तभी तो ये बल बढ़ पाएगा। अगर हम यहाँ पर ले लें, सोचो, अगर हम यहाँ पर ले लें x दूरी पर, तो a से दूरी देखो इसकी, a से दूरी b की तुलना में ज़्यादा हो गई ना। अरे b से x ही दूरी पर है, a से r प्लस x दूरी पर है। अब पहले से ही ये कम था a, अब दूरी आप बढ़ा दिए, इसके कारण इससे दूरी बढ़ा दिए, तो दूरी जैसे बढ़ाओ उसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बल उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब आवेश से तो पहले ही FA छोटा था, दूरी बढ़ा दिए तो F और छोटा हो गया, तो FB के तो बराबरी में आ ही नहीं सकता ये। मतलब FB के लिए देखो दूरी भी कम है, अगर दूरी कम है तो FB के लिए F यहाँ से भी ज़्यादा हो जाएगा। FB के लिए कम आवेश से भी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि आवेश ज़्यादा था, तो FB के कारण तो दोनों से लगातार बल बढ़ रहा है, और साम्यावस्था के लिए इन दोनों बलों को बराबर करना है। तो इस वाले भाग में तो बराबर भैया होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो FB की ही चलने वाली है, इसी के कारण इसका आवेश ज़्यादा है तो इसके कारण बल ज़्यादा, इसकी दूरी कम है, दूरी कम है तब भी इसके कारण बल ज़्यादा। अब इसके कारण यहाँ पे बल कम लगेगा, आवेश कम है ही, अगर दूरी भी कम हो गई तो और कम लगेगा, तो ये दोनों आपस में तो बराबर होंगे नहीं। लेकिन अगर इस वाले भाग की हम बात करें तो आवेश के कारण तो भले ही कम है बल, लेकिन अगर दूरी कम हो गई तो A के कारण बल थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका स्क्वायर गुना ये बढ़ता है, वर्ग गुना बढ़ता है। मतलब ये है अगर दूरी ये कम होगी तो ये बल जो है बढ़ सकता है और बढ़ के इसके बराबर हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि परिमाण में छोटे वाले आवेश के पास में रखा जाता है। अगर ये असमान प्रकृति के हैं तो बाहर रख दो, और समान प्रकृति के हैं तो बीच में ही, बीच का मतलब यहाँ इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में और मध्य बिंदु से इधर। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब सेम यही कॉन्सेप्ट इसके लिए भी करो। अगर मान लो ये प्लस प्लस होता तो आप जान गए, अगर ये प्लस प्लस होता तो हमको बीच में रखना होता, ये दूसरी वाली स्थिति। अगर ये प्लस प्लस होता तो बीच में रखना होता। अब देखो अगर हम बीच यहाँ रख रहे थे मध्य बिंदु पे, तब तो दोनों बराबर आ रहा था। अगर हम मान लो यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, तो इसके लिए दूरी की बात करो x, और इसके लिए दूरी की बात करो r प्लस एक्स, सॉरी r/2 प्लस, चलो ये पूरा 2a मान लो, तो ये मध्य बिंदु वाली स्थिति ले लो। अरे यार छोड़ो, r ही रहने दो। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस एक्स। लेकिन चित्र से देखो ये r माइनस एक्स तो बड़ा ही होगा ना x से। अब दूरी भी बड़ी हो गई, आवेश पहले से ही छोटा था, आवेश छोटे होने के कारण इसका बल छोटा हो गया। अब दूरी अगर बढ़ा दोगे तो F और छोटा हो जाएगा, तो FB की तो बराबरी ही नहीं कर पाएगा, जबकि साम्यावस्था के लिए दोनों बल बराबर होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम रख दें, यहाँ पर, तो अब ये दूरी अगर इसको x मानोगे तो ये वाली दूरी बड़ी हो गई ना, तो अब ये दूरी घटने के कारण A के कारण बल थोड़ा बढ़ जाएगा, और अगर बल बढ़ जाएगा और ये दूरी बढ़ने के कारण इसके कारण बल घट जाएगा, तो दोनों बराबर हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि परिमाण में छोटे वाले आवेश की ओर रखा जाता है। क्लियर है? चलो अब कैलकुलेशन कर लोगे, आप दूरी निकाल लोगे। आगे चलें, अब लेते हैं लास्ट अपना जेई का एग्जाम्पल। जेई का क्वेश्चन आया है ना, 80 के दशक में आया है ना, 90 शायद 90 से पहले तक आया है। छोड़ो, आप क्वेश्चन करो, है ना। ये इन दोनों के परिमाण जो हैं क्यों दिए गए हैं, बात समझ में आ गई। अब सुनो,
कह रहा है एक तीसरे आवेश Q को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा जा रहा है। सवाल कह रहा है मध्य बिंदु पर रखा जा रहा है, तो इस Q का मान बताना है। ठीक है, आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, Q/4 प्लस का, Q/4 माइनस का, Q का मान निकालना है कैपिटल Q के रूप में ना, क्योंकि ये तो निकालना है और ये दोनों दिए गए हैं इतना। तीसरा मान लो प्लस का Q/2 और चौथा मान लो माइनस का Q/2। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको Q का मान निकालना है। सवाल समझ में आ गया आपको? अच्छा, पूरा सवाल सुन लो। ये दोनों आवेश प्लस Q रखे गए हैं, इनके मध्य बिंदु पे, एग्जैक्ट बीच में मध्य बिंदु पे Q आवेश रख रहे हैं। Q का मान निकालना है। Q का मान कब निकालना है? उस स्थिति के लिए जब ये निकाय साम्यावस्था में रहे। निकाय साम्यावस्था में रहे। अब आप पॉज करो और अपने से ट्राई करो, आंसर निकालो। 2 मिनट लो, 2 मिनट हैं आपके पास, करो, कोशिश करो, आएगा आंसर। चलो आ गया, चलो करते हैं। निकाय साम्यावस्था में है, इस बात को ध्यान रखना है। मध्य बिंदु में रखा गया है, इस बात को ध्यान रखना है। ये विकल्प भी ध्यान रखना आप, है ना। हम हटा रहे हैं, हमको पर्याप्त जगह चाहिए बस। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो मध्य बिंदु में रखने की बात कर रहा है, रख दो भैया मध्य बिंदु में, है ना, रख दिए। ठीक है, आगे चले। देखो अब अगर यहां पर ये ले लिए गए, अब यहां पर इसके क्या बात, इसका आवेश निकालना है। मध्य बिंदु का मतलब ये R, हमने पूरी दूरी R नहीं 2R ले ली। चलो R ही ले लें, आपको आदत पड़ गई है R की। ये लो, तो ये दूरी कितना हो जाएगी R। इनके बीच की दूरी R ले ली। हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताया उन्होंने कि बीच की दूरी कितनी है, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उन्होंने सीधा सा ये बोला कि मध्य बिंदु पर रखा गया है ना। तो अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप कहोगे अच्छा इस पे परिणामी 0 लग रहा है, तो 1 के कारण बल 2 के कारण, अगर इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 1 के कारण 2 के कारण बल लिखोगे तो फार्मूला आप ये लिखोगे। यहाँ से जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ये दोनों वैल्यू तो कट गई। यहाँ से मिले क्या, 0 बराबर 0 मिला, या फिर अगर इसको बटा में भाग दोगे तो 1 बराबर 1 मिला। अब बताओ, आपको हमने इतना पढ़ाया अभी इस पूरे लेक्चर में, है ना, साम्यावस्था की ही बात कर डाली। आप यही करोगे, पक्का यही करोगे। इस पे बल इसके कारण देखोगे, इसके कारण इस पे बल देखोगे, वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। आपको लगेगा क्या पढ़ा, आंसर तो आया नहीं। क्या करें, सोचो। फिर से चाहो तो आप पॉज करके 2 मिनट सोच सकते हो। सोचो, इसको लिखना जरूर है ना, ताकि आपको गलती ध्यान रहे। लिख लो इसको, लिखना जरूर। अब एक शब्द जो आप मिस कर रहे हो वहां पे, सवाल जब पढ़ते हैं ना हम लोग, तो सवाल के एक एक शब्द को अंडरलाइन करते चलते हैं, जो लगता है ये खास बात दी गई है जानकारी, साम्यावस्था। इस सवाल को जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे एक शब्द आपको दिखेगा, निकाय साम्यावस्था में रहे, ताकि निकाय साम्यावस्था में रहे। क्यू का मान बताओ, ताकि निकाय साम्यावस्था में रहे, ताकि निकाय साम्यावस्था में रहे। निकाय की बात कर रहा है, मतलब ये भी साम्यावस्था में होगा, ये भी साम्यावस्था में होगा, ये भी साम्यावस्था में होगा।
बात समझ में आई। हम अभी जितने भी केस पढ़ रहे थे, जब हम लोग अपने उदाहरण की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने इन दोनों को फिक्स्ड कर दिया था, बांध के रख दिया था, जिसके कारण ये दोनों तो अब गति कर ही नहीं सकते थे, तो इन दोनों पे तो साम्यावस्था लगी ही रही थी। बात समझ में आई। और इस बार क्या किया गया, हम वहाँ पे इस पे देख लेते थे, इस बार क्या किया गया कि पूरे निकाय को साम्यावस्था में बोल दिया गया और इसका मान पूछ रहा है। तो अब हमको ये बताओ कि साम्यावस्था तो इस पर भी लागू है और साम्यावस्था इस पर लागू है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, इस पहले आवेश की बात करें, तो इस पर इस आवेश के कारण जो बल लगेगा और इस आवेश के कारण जो बल लगेगा, इन दोनों का परिणामी शून्य होगा। और इसी प्रकार इस आवेश पर इसके कारण जो बल लगेगा और इसके कारण जो बल लगेगा, उनका परिणामी शून्य होगा। तभी तो ये वाला और ये वाला आपस क्या रहेंगे, साम्यावस्था में रहेंगे। इतनी बात समझ में आई। आपने जो तरीका लगाया उससे आंसर नहीं आया। तो अब हम यहाँ भी जाएंगे, ये भी साम्यावस्था में है, तो इस क्यूब का FBD बनाएं। FBD का मतलब क्यूब पर लगने वाले बल देखें। अब देखो, आप ये तो जानते हो कि ये समान प्रकृति के होंगे। बात सुन, देखो सवाल में ये बोला था समान आवेश क्यों हैं, समान प्रकृति के आवेश क्यों हैं, ये नहीं बोला गया ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, है ना। और एक बात देखो और ध्यान रखी जाती है ना, हिंदी ट्रांसलेशन में मिस्टेक भी हो जाती है। हो सकता है वो समान बोल रहे हैं मतलब समान धनावेशित ही बोल रहे हैं, क्योंकि जो आंसर आएगा आंसर मैं बता दूं आपको। अभी देखो इस सवाल पे काफ़ी बातें होंगी। ये आंसर मैं बता दूंगा आपको, माइनस का आ रहा है, माइनस का Q/4 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस का Q/4। अभी इन दोनों को हम प्लस लेके सॉल्व करते हैं, अभी फिर आगे इन दोनों को माइनस लेके भी सॉल्व करेंगे, है ना, और फिर देखेंगे क्या होगा। बात समझ में आई आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो हिंदी में जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें ये नहीं बताया गया कि ये दोनों धनावेशित ही हैं, उसमें ये बताया गया कि ये समान प्रकृति के समान आवेश हैं। मतलब या तो दोनों धन धन होंगे या दोनों ऋण ऋण होंगे। और हम जो कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ चुके हैं उसके आधार पर भी जानते हैं कि अगर बीच में हो रही है साम्यावस्था तो ये समान प्रकृति के होंगे, या प्लस प्लस या माइनस माइनस। बात क्लियर हुई। अब या तो सवाल में स्पेशल बोल दे धनावेशित या स्पेशल बोल दे ऋणावेशित। इंग्लिश वाले में हो सकता है बोला उन्होंने, हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन है मेरे पास उसमें नहीं बोला इन्होंने। बात समझ में आ गई आपको। तो अब हम क्या करें, पहले प्लस प्लस मान लेके सॉल्व कर रहे हैं, फिर अभी माइनस माइनस लेकर भी सॉल्व कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखो अगर ये प्लस हुआ तो इसके कारण इस पर बल लगेगा, इधर बोलो, इसके कारण 2 के कारण 1 पर, ऐसे लिखते हैं ना, 1 पर 2 के कारण, इसको 3 बोल दो। बात समझ में आई। इधर लगेगा। अब इस पर साम्यावस्था तभी होगी जब इसके कारण इस पर इस दिशा में बल लगे, तभी तो F0 0 होगा। थोड़ा सोचो भाई, इसके कारण तो इस पर बल इधर लग रहा है, तो इसके कारण इधर लगेगा तभी F0 0 होगा। और इधर बल कब लगेगा, ये प्लस है ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तभी तो इस दिशा में बल लगेगा। मतलब अगर ये दोनों प्लस होंगे तो ये कैसा होगा, माइनस का होगा। इतना बात समझ में आई। तो अब आप जो 4 विकल्प आपके पास दिए गए थे उनमें से 2 विकल्प तो आपके ऐसे ही कट गए, 2 विकल्प तो आपके ऐसे ही कट गए। एक है माइनस का Q/2, एक है प्लस का Q/2। 4 में भी था माइनस, और चलो पूरा लिख ही देता हूँ। ये हमने विकल्प दिया है आपको। अब देखो ये दोनों विकल्प तो इस आधार पे कट गए प्लस वाले। अब माइनस में होगा, हमको पता चल गया, क्योंकि अगर इसके कारण बल इधर लग रहा है तो इसके कारण इधर लगेगा, तभी ये साम्यावस्था बनेगी इस पे। तो अब ये 2 विकल्प हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम A पर ये जो आवेश A लिया है, 1 लिया है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, F12 बराबर F13 लगा दें। ठीक है, तो इसके कारण बल 2 के कारण 2 वहाँ है ना, ये होगा Q1 बटा R² बीच की दूरी R मान लिया, बराबर Q1 Q माना है हमने, डिवाइडेड बाई R²। R कितना है, R/2। सॉल्व करो, देखो ये KQ कटेगा। अब ये पलट कर 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ होगा Q² बटा R² बराबर, ये 4 ऊपर गया और Q
बटा ये कितना बचा आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्यू कितना मिलेगा कैपिटल क्यू बटा 4। और प्रकृति हमने यहाँ से बता दी, तो जो अपना आंसर होगा वो होगा माइनस का क्यू बटा 4। परिमाण इतना होगा और प्रकृति होगी ऋणात्मक, मतलब अपना विकल्प होगा ये हमने कब लिया जब ये दोनों धनावेशित थे। हमने आपको पहले ही एक बात क्लियर कर दी कि जो हमारे पास प्रिंट है उसमें ये नहीं बोला गया कि ये दोनों धनावेशित हैं कि ऋणावेशित हैं। अगर ये बोल देता ये दोनों धनावेशित हैं तो आप सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता है ऋणावेशित। अब हम अपनी संतुष्टि के लिए इन दोनों को ऋणावेशित ले लें, ठीक है। तो पहले इतना कॉपी करो, कॉपी कर लो जल्दी से, हम इसी में कर लिए। अब देखो कैलकुलेशन तो यही होगी। अब थोड़ा देखो, अगर इनको हम ले लें ऋणावेशित, क्या ले लें, दोनों को माइनस का ले लें, तो ये माइनस ये इसको इधर धक्का मारेगा, बोलो ये इसको धक्का मारेगा, प्रतिकर्षित बल अभी भी इधर लगेगा। अब ये माइनस है, अगर ये प्लस होगा तभी तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, इस दिशा में बल लगाएगा, तभी तो इसके लिए एफ नेट क्या मिलेगा 0। तो मतलब ये है कि अगर सवाल में स्पेशली ना बोला जाए कि इनकी आवेश प्रकृति क्या है तब अपना सवाल ही गलत हो जाएगा तब, या फिर मोर देन वन करेक्ट। भाई ऋणात्मक भी आ रहा है धनात्मक भी। अब देखो यहाँ से धनात्मक आ रहा है ना, सॉरी, अगर इन दोनों को हम क्या करें माइनस के ले लें तो अपने को ये कैसा मिल रहा है धनात्मक मिल रहा है। जब इन दोनों को हम माइनस नहीं प्लस में लिए थे तो कैसा मिल रहा था ऋणावेशित। अब यहाँ से पॉजिटिव और सॉल्व तो ऐसा ही करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव मिल जाएगा, तब अपना विकल्प ये वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सवाल में हो सकता है जो मेरे पास जो किताब है उसमें गलत प्रिंट हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है ना। हो सकता है ये, चूंकि देखो आप जेई में क्वेश्चन आता है ना मोर देन वन करेक्ट, एक ही विकल्प में 2 से ज़्यादा सही होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सवाल विकल्प सही होते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है ऐसा सवाल दे दे और वो बोले ना, तो फिर क्या करोगे आप, एक बार माइनस लोगे एक बार प्लस लोगे और क्या, या फिर भाई स्पेशल उसको बोलना पड़ेगा दोनों धनावेशित। तो ये सवाल हो गया, मतलब साम्यावस्था के एक टाइप के तो सवाल हो गए जिसमें क्या पूछा जाता था दूरी, और इस वाले ये जो क्वेश्चन आया हुआ इसमें क्या पूछा है आपसे आवेश ही पूछ लिया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये, हाँ एक बात और, अगर ये 1 करेक्ट ही क्वेश्चन है, 1 ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव एक ही विकल्प सही है, तब आप क्या करोगे जनरल सी बात लोगे, दोनों को धनावेशित मानोगे इसको प्रारंभ में। ये बात समझ में आ गई ना, कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप। मतलब ये है अगर मोर देन 1 करेक्ट हो तो हो सकता है, क्योंकि देखो ये जेई का सवाल आया हुआ है, अब ये तो नहीं बोल सकते सवाल गलत है ना, इसलिए क्या करेंगे इन दोनों को धनात्मक लेके अपना आंसर ये होगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो अब इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग साम्यावस्था ही पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि एसएचएम भी आएगा पिक्चर में। देखो वास्तव में होगा क्या, थोड़ा सा दिखा दें आपको। आप समझ जाओ अगले वाले पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं। अगले वाले पार्ट में मान लो यही स्थिति थी, यहाँ पर ये आवेश रख दिए, अच्छा अब ये दोनों प्लस प्लस के हैं, है ना, यहाँ बीच में कोई रख दिया आवेश प्लस या माइनस का। तो अभी हम जानते हैं अगर प्लस हो ये इसके कारण ये इधर बल लगाएगा। अब क्या करेंगे, अगर इसको थोड़ा सा इधर भी स्थापित कर देंगे ना तो ये इसको खींचना चाहेगा, ये इसको इधर भगाना चाहेगा, तो क्या होगा कण इधर जाएगा फिर जाएगा, इतनी ही दूरी पे वो सरल आवर्त गति करेगा। तो अगले वाले पार्ट में हम सरल आवर्त गति और दोलनी गति से संबंधित देखेंगे सवाल, 2-3 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगले वाले पार्ट में ये देखते हैं एसएचएम और दोलनी गति के सवाल जो साम्यावस्था से संबंधित हैं, ठीक है, ओके।